नमस्कार। मेरा नाम है गौरव वर्मा। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र सुंदरनगर का विद्यार्थी हूँ। सर्वप्रथम नवोदय क्रांति से जुड़े हर एक व्यक्ति को मेरा सादर प्रणाम। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपके वजह से आज मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद करूँगा मंजुला वर्मा मैम और आप सभी का भी कि आपके कारण ही मैं आज इस बड़े मंच पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा जो आज का विषय है वो है युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की लत। और आज मैं इस विषय को इस प्रकार से प्रकाशित करना चाहूँगा कि यह हमारे देश का इस समय चल रहा सबसे गंभीर मुद्दा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं। हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं। बचपन तक अक्सर अपना शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने। शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने। खेल जगत को हिला दिया है कोहली साइना नाम ने। इतिहास बदल के दिखा दिया है अपने चाचा कलाम ने। और दस्तखत है इस मिट्टी का जब समूचे आसमान पर। ये नशे का धब्बा कैसा यारों मेरे हिंदुस्तान पर। ये नशे का धब्बा कैसा यारों मेरे हिंदुस्तान पर। महोदय, मुझे लगता है कि मेरा जो आज का विषय है इसके बारे में मुझे किसी और शब्दों में इसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय यह भारत का सबसे ज्वलंत या गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि यदि किसी व्यक्ति की यदि किसी देश की नींव ही मजबूत ना हो तो उसका भविष्य कैसा होगा। आज जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं में एक तरह से इसका प्रचलन ट्रेंड के रूप में चल रहा है। मैं यह ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज हमें देखने को मिलता है कि आज के हमारे जो युवा हैं, हमारे युवा इसे एक तरह से फैशन के तौर पर लेते हैं। या हम इसे ये कहें कि लोगों को यह कहना है कि प्रगति की राह पर, जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लोग प्रगति का नाम देकर भी इस विषय को नीचे दबाने का प्रयास करते हैं। मेरा मानना ये है कि जब तक हम लोगों की मानसिकता को नहीं बदलते, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हम अपने देश के युवाओं में कोई और बदलाव ला सकते हैं। मेरा यही मानना है कि जब तक किसी देश की नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक उस देश का भविष्य भी मजबूत नहीं होगा। और मुझे यह लगता है कि यदि हम इसी तरह से प्रयास करते रहे, लोगों का इसी तरह से समर्थन रहा, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश पूरी तरह से नशा मुक्त होगा। और एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक समय था जब हमारे देश में इसका इतना प्रचलन नहीं था, परंतु जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो प्रगति की राह पर हम बढ़ते गए, या यूं कहें कि हमारा देश प्रगति करता गया, तो उसी के साथ वो कहते हैं ना कि जब हमारे चारों ओर बहुत सी अच्छाइयाँ हमें नजर आने लगे, तो उसी बीच बुराइयां भी घर घर जाती हैं। एक तरफ हमने देखा कि हमारा देश प्रगति की राह पर चल रहा है, और दूसरी तरफ जब हमने नजर पीछे मुड़कर देखा तो हमारे देश में यह शरारती तत्व कहें या बुरी चीजों का प्रचलन भी होने लगा। पहले भारत में इतने ज्यादा नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं था, परंतु अब तो इस स्तर पर नशीले पदार्थों का व्यापार होने लगा है कि बाहरी देशों से भी इसकी सप्लाई होती है। और इसी के लिए सरकार द्वारा 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में भी मनाया जाता है। मुझे लगता है कि आज जो हमारे प्रयास हैं, जो आप लोगों के प्रयास है, और आज जो हमारे देश का यदि हर एक व्यक्ति यदि प्रयास करे तो यह असंभव नहीं है, क्योंकि भारत का इतिहास गवाह है कि हम सब ने मिलकर जब जब इसके किसी भी कार्य को किया है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी हमारे सामने नहीं टिक पाई है। महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक समय था जब हमारा भारत गुलाम था। हमने 150 सालों तक उन गुलामी की जंजीरों में अपने आप को महसूस किया है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे कितने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राण दिए हैं। मुझे लगता है कि यदि आज हम फिर से वो मंजर याद कर लें, देशभक्तों की जो लहू की धाराएं थी उनको याद कर लें, तो हम शायद यह कार्य ना करें। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चलो आज फिर से वो धारा याद कर लें, शहीदों ने दी थी कुर्बानी, वो उनके लहू की वो धारा याद कर लें जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी किनारे पे। देशभक्तों के लहू की वो धारा याद कर लें। महोदय, मेरा यह कहना इसलिए है क्योंकि एक समय था जब हमारे देशभक्तों ने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने पूरे सुख को छोड़ दिया, अपनी पूरी दुनिया को मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने हर एक चीज को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए अपने लहू
को बहाया, उन लोगों ने कार्य किया, उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, किस लिए? कि हमारा देश आज़ाद हो। लेकिन ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि आज हमारा देश फिर गुलाम है। हमारा देश गुलाम है आज नशे का, हमारा देश गुलाम है आज विभिन्न बीमारियों का, हमारा देश गुलाम है आज कोरोना का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रचलन है। लेकिन हमारे देश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसे उसके धार्मिक संस्थानों की उसकी संस्कृति के लिए, उसके लोगों के लिए ज्यादा जाना जाता है। हमारे देश की संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में है। पूरे विश्व के लोगों का यह मानना है कि भारत की संस्कृति सबसे अद्भुत है, क्योंकि इसी संस्कृति में हमें हर एक विज्ञान हर एक चीज का मतलब यथार्थ मिलता है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आज हम इस मंच के माध्यम से मैं आपके सामने, इस सभी लोगों के सामने इस विषय पर बोल रहा हूं, तो आज हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ लोगों तक यह संदेश पहुंचाना है। आज प्राथमिकता की बात यह है, प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा मकसद यह हो कि हम जो हमारे घर के जो बच्चे हैं उनमें यह संस्कार डालें, यह विचार उनके हृदय में डालें कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम है। मुझे लगता है कि नशा करना एक व्यक्ति के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि एक देश के लिए आतंकवादियों का होना। मुझे लगता है कि हमारे देश में जिस तेजी के साथ इसका व्यापार बढ़ रहा है, यह इस तेजी से अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, कुछ शरारती तत्व जो हमारे देश से ही हैं। मैं यह कहूँगा कि शुरुआत में हमारे ही देश के कुछ लोगों द्वारा इसका व्यापार शुरू किया गया, लेकिन जब हम हालात आज देखते हैं, जो हमारे आज के हालात हैं, तो आज के हालातों को यदि देखा जाए तो इसका व्यापार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज बात करें हम छोटे से स्कूल की या बड़े से कॉलेज की या किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की, हर स्तर पर इसका व्यापार अलग अलग ढंग से चल रहा है। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी युवा हैं, 13 से 20 साल की उम्र के बीच हैं, उनमें इसका जो लत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि आज का युवा इन सब चीज़ों को एक फैशन की तरह देखता है। कोई यदि उसका दोस्त स्मोकिंग कर रहा है, नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, तो सबसे पहले वो ऐसे इंटरेस्ट के लिए, चाव के लिए 1-2 बार उसका सेवन करेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे, जब वो देखे जो 1-2 बार ले लेगा, तो उसके बाद जो उसके अंदर से ही उसके लिए एक तलब उठेगी कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। और यदि एक बार वो इस लत में फंस गया तो मुझे नहीं लगता फिर से वो इससे निकल पाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम सबको एक साथ मिलकर इसके लिए कार्य करना ही होगा, नहीं तो वह समय दूर नहीं होगा, वह दिन दूर नहीं होगा जब पूरे भारत में यह अपनी जड़ें इस कदर पसार लेगा कि फिर इस भारत का इस नशे की लत से बाहर आना असंभव हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, एक साथ आगे आएंगे, तो यह नशा कुछ भी नहीं है। हम इस नशाखोरी को जड़ से ख़त्म करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज हमें अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। देश के ही नहीं, यदि आप अपने परिवार के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि मुझे यह लगता है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है। जब हम बात करते हैं नशे से, तो जब हम कोई भी नशीला पदार्थ लेते हैं तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि उससे कैंसर होगा, उससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। लेकिन ये तो वही बात आ गई कि व्यक्ति जानबूझकर मृत्यु को अपने पास बुलाता है। हम नशा करते जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि पीछे हमारा परिवार है। और एक बात ज़रूर कहूँगा महोदय कि हमारी पूरी उम्र बीत जाती है एक इज्जत की, जो हमारी इज्जत बनाने में। लोगों की पूरी जीवन चला जाता है थोड़ी सी भी अपनी जो प्रतिष्ठा स्थापित करने में। लेकिन जब हम देखते हैं नशे के बाद हम अपनी सूध बूध कहीं या खो बैठते हैं, हम ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसके कारण कि हम अपनी उसी प्रतिष्ठा या उसी हमारी जो प्रतिष्ठा होती है उसे गवा बैठते हैं। मुझे लगता है कि यदि समय रहते हम इसका प्रचार करें तो यह संभव है कि हम इस बीमारी ही कहेंगे, क्योंकि एक तरह से जब यह पूरे विश्व में फैल रही है, हिंदुस्तान हमारे भारत में फैल रही है, तो इसे जल्द से जल्द काबू में लाना होगा। क्योंकि यदि समय रहते किसी भी इस बीमारी का सामना नहीं किया गया तो आगे चलकर जो हमारा भविष्य होगा उसमें यह बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और उस समय इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। और जब हम बात करते हैं आज के युवाओं की, तो युवाओं में इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा कहें बचपन से ही बढ़ जाता है। जब हम बच्चों को, यदि माता पिता बच्चों को अब इस स्टेज पर आकर उन्हें डांटते हैं, उन्हें पता लगता है, तो फिर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो हर एक चीज़ को बहुत गंभीरता से लेता है। एक छोटा बच्चा आप देखेंगे अपनी माँ से बोलना सीखेगा, एक पिता से वह चलना सीखेगा, अपनी दादी से वो बोलचाल करने सीखेगा।
और जो एक छोटा बच्चा होता है वो हर एक छोटी से छोटी बात को ध्यान से सुनता है और उसी पर चलने लगता है। तो यदि अगर आप देखेंगे कि एक घर में एक छोटा बच्चा है, उसी घर में उसके पिता कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उसके दादा कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे, तो उसके दिमाग में ये बात घर जरूर करेगी कि यदि हमारे बड़े ही इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो मैं इसे क्यों नहीं कर सकता। जो कि एक नॉर्मल सी बात है कि एक बच्चा जब किसी बड़े को देखेगा कि नहीं वो यह कार्य कर रहा है, तो उसके मन में इस बात ज़रूर आएगी कि मैं भी यह कार्य कर सकता हूँ। और इसीलिए इस जो हम कहते हैं बचपन से ही उसका ध्यान इस ओर हो जाता है, और जो हम कहते हैं प्रगति के नाम पर। और दूसरा जो आज है टेक्नोलॉजी, जब हम बात करते हैं आज टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना आ चुका है कि हर एक छोटे से छोटे बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों का अब आपस में जो बोलचाल होता है, मेल मिलाप होता है, बहुत कम हो चुका है। आज हम देखेंगे घर का हर एक व्यक्ति एक कमरे में, दूसरा व्यक्ति दूसरे कमरे में, तीसरा व्यक्ति तीसरे कमरे में। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब पहले की बात थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग एक साथ मिलते थे, एक साथ बैठते थे, तो जो आपस में जो उनका बीच में जो बोलचाल था, जो उनका मेल मिलाप होता था, तो उसमें वो आपस की सारी बातें करते थे। और मुझे लगता है कि जो अब हमने अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठना बंद कर दिया है, उनसे बात करना बंद कर दिया है, उनसे हम दूर जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम आज नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और है कि जब हम किसी व्यक्ति को ये नशा करते हुए देखते हैं तो हम उसे रोकते नहीं हैं, बल्कि सोचते हैं कि ये तो आदी है, इसकी लत है, और हम भी उसे ट्राई करने लग जाते हैं। एक तरह से हम कहते हैं कि आज जब हम देखते हैं तो छोटे से छोटा बच्चा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे और क्या पहली दूसरी के बच्चों को स्कूल में नशा करते हुए पकड़ा गया है। और जब हम देखते हैं भारत के कुछ राज्यों में तो इसका इतना ज़्यादा प्रभाव हो चुका है कि वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नशीले पदार्थों का कारोबार चल रहा है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह कुछ भी नहीं है, सब कुछ आज हमारे हाथ में है, क्योंकि देश की 135 करोड़ की आबादी यदि एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी तो यह निश्चित है कि हम इस नशीले पदार्थों के व्यापार को ख़त्म कर पाएंगे। और यदि हम अपने आसपास किसी व्यक्ति को नशा करते हुए देखते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है, यह हमारा दायित्व है कि हम उसके पास जाएं, उसे समझाएं, उसे रोकें, और यदि वह फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि आज यह स्थिति बन चुकी है कि आज नशीले पदार्थ जो व्यक्ति हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार अपने स्तर पर बहुत कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि सरकार एक तरह से अपने लेवल पर बहुत काम कर रही है, लेकिन जब तक हम आम लोग में इसके प्रति जागरूकता नहीं होगी, जब तक हम स्वयं इसके खिलाफ जागरूक नहीं होंगे, तब तक मेरा मानना है कि कोई भी सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत किसी भी बड़े कार्य जो होता है वो अकेले व्यक्ति से नहीं होता, हम सभी को उसमें एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है। मैं उदाहरण दूंगा कि एक समय था जब भारत पोलियो का शिकार था। भारत में पोलियो के इतने अनगिनत केस हो चुके थे कि भारत में हम कह सकते हैं कि पोलियो का प्रभाव इतना ज़्यादा हो चुका था कि भारत में हर पैदा होने वाले बच्चे में से 10 में से 1 बच्चा पोलियोग्रस्त होता था। लेकिन जब लोगों ने इसके प्रति जागरूकता दिखाई, लोगों ने एक साथ आकर कार्य किया, आगे आकर उन्होंने कदम उठाए और भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने इसके खिलाफ जागरूकता दिखाई, तो आज आप सभी के सामने उदाहरण स्थापित हो चुका है कि भारत आज पोलियो मुक्त हुआ। लेकिन कैसे? जब लोग एक साथ आए। किसी एक व्यक्ति ने शोर नहीं मचाया, किसी एक व्यक्ति ने पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिए, बल्कि सभी लोगों ने समर्थन किया, अपने अपने स्तर पर किया। माओ ने अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर समर्थन किया, बड़े लोगों ने इसके खिलाफ जागरूकता फैलाकर समर्थन किया, और सभी लोगों द्वारा जब एक साथ मिलकर समर्थन किया गया तो हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया। और जब हम देखते हैं जब हमारा देश गुलाम था तो महात्मा गांधी ने अकेले एक उस राह पर चलने का निर्णय लिया था। मेरा कहना यह है कि आज शुरुआत हम में से किसी एक व्यक्ति को ही करनी होगी। यदि सभी यह सोचें कि मैं शुरुआत करूंगा तो आगे चलकर हम सभी एक साथ मिल जाएंगे। मेरा मानना है कि आज यदि एक व्यक्ति भी शुरुआत करता है तो उसके पीछे यह पूरी की पूरी हमारी जो पूरी दुनिया उसके पीछे चल पड़ेगी। महात्मा गांधी ने अकेले स्वतंत्रता की राह पर चले थे, उन्होंने अकेले चलकर ही अंग्रेज़ों का सामना किया था। लेकिन जब लोगों ने उनका साथ दिया, जब लोग उनके साथ उठकर खड़े हुए, उन्होंने उनके साथ विरोध किया, तो हमारे देश ने अंग्रेज़ों से भी आज़ादी पा ली थी। और मेरा यह मानना है कि यदि हम एक तरह से यह ठान लें कि हम ना नशा करेंगे और ना किसी को करने देंगे, दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे देश को नशा मुक्त होने से रोक सकती है।
और एक बात और कि जो हमारे इस नवोदय क्रांति के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मेरा मानना यह है कि जब तक लोग इसे गंभीरता से लेंगे नहीं, यह सिर्फ एक भाषण नहीं है कि मैं आपके सामने आकर अपने विचार रख रहा हूँ, आप उन्हें सुने, लाइक करें और चले जाएं। मेरा मानना यह है कि जब तक आप इन बातों को अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क में नहीं डालते, अपने हृदय में नहीं बसा लेते और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं देते, तब तक हम इसका सामना नहीं कर सकते। हाँ, गांव में मैं मान सकता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इतने एजुकेट नहीं होते, उन्हें इसकी हानियों का पता नहीं है, उन्हें यह पता नहीं होता कि इसके क्या दुष्परिणाम है, क्योंकि वो बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हम उनके पास जाकर उन्हें नहीं कुछ कह सकते या नहीं सिखा सकते। मेरा मानना यह है कि यदि हम आज अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाकर, हम तो वेल एजुकेटेड हैं, अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो हम आज यह कार्य कर सकते हैं, यह सोच सकते हैं कि हम उनके पास जाएं, चार लोगों के बीच बैठें, उन्हें इसके दुष्परिणामों के बारे में बताएं। यदि मेरा मानना है कि यदि वो कुछ लोग नहीं मानते तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इसको गंभीरता से लेंगे। यदि आज हमारे द्वारा कोई एक व्यक्ति भी इसे छोड़ देता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई बात हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि फिर एक एक करके हम ऐसे ही, क्योंकि एक सेकंड या एक मिनट में कोई कार्य नहीं होता, किसी भी बड़े कार्य को होने में समय लग जाता है और समय तब तक लगता रहेगा जब तक हम एक साथ नहीं आते। क्योंकि जब हम भारत को देखते हैं तो भारत आज, मुझे यह कहने में बहुत ही दुख हो रहा है कि भारत में जब हम इसके केसेस को देखते हैं या हम इसके गणना करते हैं, जो प्रतिदिन आ रहे मामले उनकी चर्चा करते हैं, तो यह बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। क्योंकि भारत दिन प्रतिदिन दुनिया में जो एक कहते हैं ना कि जो चार्ट है कि उसमें कितने एडिक्ट्स हैं, तो उसकी जो होड़ है उसमें वो ऊपर ऊपर आता जा रहा है। और मेरा यह मानना भी है कि जब तक हम स्वयं सतर्कता नहीं दिखाएंगे, जब तक हम स्वयं सतर्क नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि यदि आपके आसपास आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है तो कृपया करके उसे समझाएं और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं वो इससे मुक्त हों। क्योंकि जब तक हमारे जो देश नशा मुक्त नहीं होगा तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा। और एक बात कि हमारे युवाओं को सबसे ज़्यादा आज समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि किसी घर की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो उसका भविष्य भी कैसा होगा। और मैं वही कहना चाहूँगा कि यदि किसी देश की नींव मजबूत होगी तभी वो आगे चलकर सशक्त होगा और उसका बेहतर भविष्य होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग निरंतरता से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यदि आज देश के युवाओं को इस बात का आभास करा दिया जाए कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं, तो हम आगे चलकर इसके और बेहतर परिणाम ला सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यदि बच्चों की बात बड़ों पर कई बार असर कर जाती है, जब छोटे छोटे बच्चे इस मंच पर आकर अपने विचारों को प्रकट करेंगे तो उनमें जिज्ञासा तो ज़रूर होगी, वो इस विषय के बारे में जांच पड़ताल करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। और जब वह जानकारी एकत्रित करेंगे तो उस समय उनके दिमाग में यह बात ज़रूर आएगी कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानियाँ हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से यह बहुत बड़ी शुरुआत की गई है कि बच्चों को इस मंच के माध्यम से आगे लाया जाए। और एक बात और कि इसके ज़रिए उनकी एक प्रतिभा का भी पता चलेगा, कि कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाने से भी, बोलने से भी डरते हैं। और एक बात ज़रूर कहूँ और अंत में यही कहूँगा कि हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के चरणों में। कैसा मंदिर कैसा मस्जिद ये तो सब सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह में गाय की खाले हैं। कैसा मंदिर कैसा मस्जिद ये तो सब सियासी चाले हैं, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के चरणों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।